अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है जे कर्व थ्योरी, जो कि इकोनॉमिक्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी समझी जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जे कर्व की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जे कर्व एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डी वैल्यू करता है तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन दी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब सबसे पहले तो क्विकली ये समझ लेते हैं कि डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो वैसे ओवरऑल क्या पड़ता है और डी वैल्यूएशन का मतलब क्या है। तो इसको छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक एक्सचेंज रेट यहाँ पे लिखती हूँ कि $1 इज इक्वल टू 180 रुपीज। ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल इस वक्त ये रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा है कि $1 जो है वो 180 रुपीज के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें इम्पोर्ट करनी होगी 180 रुपीज़ की कुछ इम्पोर्ट हमें करना है, सॉरी $1 की कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 180 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर फॉरेनर्स को हमसे 180 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदनी है तो उनको $1 जो है वो देना पड़ेगा। तो सिंपल मतलब यही है। अच्छा, अब हमारी कंट्री फॉर एग्जांपल डी वैल्यू करती है अपनी करेंसी को। जो है डी वैल्यू का मतलब ये है कि वीक करना अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। आप वीक जो करते हैं उसको डी वैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी वैल्यूएशन में क्या होगा कि आपका रुपी वीक हो जाएगा। रुपी वीक होने का मतलब ये कि अब $1 में पहले से ज़्यादा रुपीज़ आएंगे। जैसे कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और रुपी वीक होता जा रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है करंटली, ये तो मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है। इसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब ये कि आप डेलिबरेटली जो है वो खुद से अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट वीक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेकेंड एक्सचेंज रेट लिखती हूँ कि आपने $1 को इक्वल कर दिया 200 रुपीज के। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 180 से 200 हो गया है रुपीस की नंबर, इन नंबर्स रुपीस बढ़ गए हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि पहले $1 में 180 रुपीज आ रहे थे, अब $1 में 200 रुपीज आ रहा है। यानी डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, जबकि रुपी क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। कैसे वीक हो रहा है? पहले जब आपको $1 की इम्पोर्ट करनी थी तो आपको कितने पैसे देने पड़ रहे थे? यहाँ पे 180 रुपीज देने पड़ रहे थे। जबकि अब आपको $1 की इम्पोर्ट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी इम्पोर्ट क्या हो गई है? डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है, इम्पोर्ट क्या हो गई है? एक्सपेंसिव हो गई है। अब ये डीवैल्यूएशन की एक रीजन यही होता है कि आप अपनी इम्पोर्ट को एक्सपेंसिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि इम्पोर्ट डिमांड क्या हो जाए, आपकी कंट्री में कम हो जाए। ठीक है, एक ये आपका जो है वो रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप ये देखें कि आपकी एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, यहीं पर हम लिख लेते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ रहा था कि अगर उनको हमसे कोई 180 रुपीज़ की चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए उन्हें कितने देने पड़ रहे थे? $1 देने पड़ रहे थे। ठीक है, जबकि अब उनको $1 देकर 180 से ज़्यादा की प्रोडक्ट मिल रही है, ज़्यादा वैल्यू की चीज़ मिल रही है सेम उसी $1 से। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी एक्सपोर्ट क्या हो गई है? हमारी प्रोडक्ट्स उनके लिए क्या हो गई हैं? चीपर हो गई हैं। ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट क्या हो गई है? चीपर हो गई है। कैसे चीपर हो गई है? कि पहले उन्हें $1 में सिर्फ 180 की वैल्यू की कोई प्रोडक्ट हमारी मिलती थी, अब उन्हें $1 के को देकर पहले से ज़्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट मिल रही है हमारी। ठीक है, तो हमारी चीज़ें उनके लिए सस्ती हो गई हैं।
और यही एक मेन रीज़न होता है डीवैल्यूएशन का, कि आप अपनी एक्सपोर्ट को सस्ता करके अपनी एक्सपोर्ट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स समराइज दिस। डीवैल्यूएशन का हमने क्या पढ़ा कि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, अपनी करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वीक बनाना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो आपकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है। और ऐसा होने की वजह से आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जब आपकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाए तो आपकी कंट्री के लोग कम फॉरेनर जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो कम खरीदें, इंपोर्ट डिमांड आपकी कम हो जाए और एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाए, क्योंकि आपकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लोग बाहर के जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो आपसे ज़्यादा डिमांड करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अब ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से ज़्यादा होती है तो उसका जो ट्रेड बैलेंस है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, उसको डॉलर में पेमेंट कम करनी है, उसको रिसीव ज़्यादा मिल रही है। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है डीवैल्यूएशन का। लेकिन जे कर्व हमें एक्सप्लेन करता है कि ये जो कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है, इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना इंस्टेंट नहीं आता, इतना इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता। जे कर्व हमें एक्सप्लेन करता है कि शॉर्ट रन में ये जो हमारा कंट्री का ट्रेड डेफिसिट चल रहा होता है और जिसको इम्प्रूव करने के लिए वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है, इन द शॉर्ट रन दिस ट्रेड डेफिसिट मे गेट वर्स बिफोर इम्प्रूविंग। ठीक है ना, तो वो ये जेकर हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है, और डीवैल्यू करने की रीज़न ये है कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाए, अपनी इंपोर्ट कम करे, ताकि ये ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव हो आपका। जब आपके पास जो है वो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी तो ये जो गैप है ट्रेड डेफिसिट का ये कम होगा। तो इस रीज़न की वजह से उसने डीवैल्यू करा होता है। लेकिन शॉर्ट रन में ये ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव होने के बजाय मजीद वर्स हो जाता है और लॉन्ग रन में ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू करता है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये भी कंफ्यूजन है कि ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है, तो वो भी मैं ये यहाँ लिख देती हूँ कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि यूर एक्सपोर्ट इज ग्रेट लेस देन सॉरी इम्पोर्ट। ठीक है, यानी आपकी इम्पोर्ट वैल्यू लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपकी इम्पोर्ट वैल्यू आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि आपको पेमेंट ज़्यादा करना है और आप रिसीव कम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यही आपकी ट्रेड अकाउंट को डेफिसिट में लेकर चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ को लोन लेना पड़ता है, दूसरे सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जे कर्व के पीछे आपकी रीज़न क्या है, ये क्यों शॉर्ट रन में आपका ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव होने के बजाय पहले मजीद वर्स हो जाता है। तो जे कर्व आपको एक्सप्लेन करता है कि शॉर्ट रन में असल में होता ये है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट प्राइसेस को जब हम डीवैल्यूएशन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को चीपर करते हैं, हमारी प्राइसेस एक्सपोर्ट की कम होती हैं, तो उससे हमारी डिमांड पे इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और बिल्कुल इसी तरह जब हम अपनी इम्पोर्ट को एक्सपेंसिव करते हैं तो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन में जब आप अपनी इम्पोर्ट को एक्सपेंसिव करते हैं तो इम्पोर्ट डिमांड इतनी ज़्यादा कट नहीं होती। इनइलास्टिक का मतलब यही है कि प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो उन्होंने आपको बताया कि भाई एक्सपोर्ट आपकी सस्ती हो जाती है, इंपोर्ट आपकी महंगी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज बट ड्यू टू लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्म्स रिमेन अनेबल टू सब्सटेंशियली इंक्रीज इन इट्स एक्सपोर्ट्स इमीडिएटली। ठीक है, होता ये है कि जब आप डीवैल्यू करते हैं और आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट सस्ती हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनकी डिमांड बढ़ती तो है, लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक फार्म्स हैं उनमें शॉर्ट रन में इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंस्टेंटली जो है वो उस एक्सपोर्ट डिमांड को मीट कर सकें।
हमने इकोनॉमिक्स में हम हमेशा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जिसमें हम कहते हैं भाई हम अपनी लैंड को, हम अपनी कैपिटल को शॉर्ट रन में वेरी नहीं कर पाते, उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब आपकी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, फर्म्स आप इमीडिएटली इतनी एक्सपोर्ट डिमांड को मीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है। अब ये देखिएगा, ये इम्पैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि आपने प्राइसेस क्या कर दी हैं, कम कर दी हैं, लेकिन उनकी डिमांड पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो प्राइसेस, एक आपने चीज़ें आपकी सस्ती हो गई हैं और डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं, यानी आप इतनी ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट आप अपनी बढ़ा नहीं पाए क्योंकि आपके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी आपकी फर्म्स की कि उस डिमांड को मीट कर पाते, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। इन इलास्टिक की वजह से क्या होता है, आप इन इलास्टिक डिमांड की वजह से इन दी शॉर्ट रन जब आप अपनी एक्सपोर्ट को सस्ता करते हैं तो डिमांड इंक्रीज ज़्यादा ना होने की वजह से आपका ओवरऑल रेवेन्यू क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। यानी आपकी तो कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट को सस्ता करके करें, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़े, कि ज़्यादा डॉलर्स आपके पास आए, आपका रेवेन्यू बढ़े, लेकिन हुआ क्या कि शॉर्ट रन में ये इफेक्ट अपोजिट हो गया। शॉर्ट रन में क्या हुआ कि प्राइसेस तो कम हुई, फॉरेन कंट्रीज ने आपसे डिमांड भी बढ़ाई, लेकिन आपकी फर्म्स की इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी शॉर्ट रन के अंदर कि वो उस डिमांड को मीट कर पाते, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इतनी एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाए और ओवरऑल रेवेन्यू उनका क्या हो गया, फॉल हो गया। जबकि दूसरी तरफ आपने जब अपनी इंपोर्ट को एक्सपेंसिव बनाया तो इसका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि आपकी कंट्री में रहने वाले लोग जो है वो बाहर की चीज़ें खरीदना कम करें, इंपोर्ट कम करें, ताकि आपका इंपोर्ट एक्सपेंस जो है वो क्या हो, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो। लेकिन शॉर्ट रन में आप जब अपनी इंपोर्ट को एक्सपेंसिव बनाते हैं तो इट मे पॉसिबल कि आपके पास इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप इंपोर्ट आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, आपने इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर लिया डीवैल्यूएशन की वजह से या करेंसी वीक होने की वजह से खुद ब खुद आपकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई है। तो क्या आप इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट पे? बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका क्लोज सब्सिट्यूट आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मशीन्स हैं, स्टील है, फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता कि डोमेस्टिक फार्म्स कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लें ताकि लोग जो हैं वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ना खरीदें, उनकी प्रोडक्ट खरीदें। शॉर्ट रन में ऐसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से होता ये कि एक तरफ आपने इंपोर्ट की प्राइसेस क्या कर दी हैं, बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ उसकी डिमांड में इतना ज़्यादा कमी नहीं आई, लोग तकरीबन उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, और अब इंपोर्ट क्या हो गई है, महंगी हो गई है। जिसकी वजह से होता ये है कि इंपोर्ट बिल जो है वो आपका क्या हो जाता है, मजीद बढ़ जाता है पहले से। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो पाता शॉर्ट रन में, बल्कि मजीद आप वर्स कर देते हैं उस सिचुएशन को कि एक तरफ आपने अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका क्या हो गया, कम हो गया आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होने की वजह से, और दूसरी तरफ आपका इंपोर्ट बिल क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या हो गया, आपका शॉर्ट रन में वर्सन हो गया, मजीद पहले ही डेफिसिट में था, मजीद आपका वो डेफिसिट में चला गया, मजीद ये गैप जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन जेकर आपको एक एक होप देता है कि भाई शॉर्ट रन में ठीक है, ये सिचुएशन होती है, शॉर्ट रन में आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है, पर लॉन्ग रन में आहिस्ता आहिस्ता ये डेफिसिट इम्प्रूव होना शुरू होता है और ये जो गैप है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ये कम होना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग रन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है कि लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। और इसकी रीज़न वो क्या बताते हैं कि क्योंकि भाई अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म्स जो हैं इन दी लॉन्ग रन, हम कहते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो आहिस्ता आहिस्ता फर्म्स जब देखती हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो वो अपना कैपिटल बढ़ाती हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाती हैं और वो उस हाई डिमांड को मीट करना शुरू कर देती हैं। तो होता क्या है कि भाई लॉन्ग रन में
आपने जो प्राइसेस कम करी थी उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है, आपकी डिमांड एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, आप उस डिमांड को मीट करते हैं, जिससे ओवरऑल आपका रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जब लॉन्ग रन में कंटिन्यूसली ये यहाँ के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स देखते हैं कि भाई इंपोर्ट महंगी हो गई है, इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई सब्स्टिट्यूट है जो कि हम इंपोर्ट के तौर पे जो हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे वो डोमेस्टिकली जो है वो अगर किसी तरह वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ख़रीदना शुरू कर दें। तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वो जो आपने प्राइसेस इंक्रीज करी थी उसका इम्पैक्ट आता है, डिमांड आपकी इंपोर्ट की कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका इंपोर्ट बिल है, जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपके कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट रन में तो आपका ये इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट वर्स हुआ था, लेकिन लॉन्ग रन में ड्यू टू इलास्टिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिमांड आपका ट्रेड बैलेंस क्या होना स्टार्ट कर जाता है, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। यही इम्पैक्ट आपको ये जे कर्व का ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है। ये जे कर्व नाम ही इस वजह से रखा गया क्योंकि इसका जो शेप बनता है वो जे का शेप बनता है। अब देखो ये हमने क्या किया है, वर्टिकल एक्सिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट लिया है, यहाँ पे अक्सर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी लिया जाता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पॉजिटिव उसमें हैं तो इट मीन्स कि आपका ट्रेड बैलेंस सरप्लस में है, और अगर आप नेगेटिव में है तो इट मीन्स डेफिसिट में है। अब जब कंट्री ने, और ये आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको प्लॉट करा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप दिखा रहे हैं कि इन दी शॉर्ट रन क्या होगा और इन लॉन्ग रन क्या होगा। तो आप ये बता रहे हैं कि भाई शॉर्ट रन में क्या हुआ कि जब आपने अपनी करेंसी को डी वैल्यू करा, तो पहले ही आपकी जो करेंसी थी, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, पहले ही आपकी कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस था वो डेफिसिट में था, क्योंकि आप नेगेटिव पोर्शन में थे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से स्टार्ट करा, आपने जब अपनी करेंसी को डी वैल्यू करा तो इन दी शॉर्ट रन ड्यू टू इन इलास्टिक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिमांड आपका ये ट्रेड बैलेंस मजीद डेफिसिट में चला गया, मजीद नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, मजीद आपका गैप वाइडर हो गया। लेकिन इन दी लॉन्ग रन जब आपका इलास्टिसिटी, क्योंकि आपकी लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की डिमांड इलास्टिक होती है, तो लॉन्ग रन में ये ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ और अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉजिटिव पोर्शन में जा रहा है, और ये पॉजिटिव पोर्शन में चला गया तो आपका ट्रेड जो है वो फाइनली सरप्लस में चला गया, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव था इस डीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें इम्पैक्ट बताता है ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवर टाइम, कि ओवर टाइम डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि पहले ये मजीद वर्स हो जाती है और उसके बाद फिर ये इम्प्रूव होना शुरू कर जाती है। तो ये आपकी कंप्लीट जे कर्व थ्योरी थी। उम्मीद है कि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में